अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंथ्रोपोलॉजी का। मैं हूं असद इजाज भट्ट और टॉपिक है आज हमारा सोशल और कल्चरल चेंज। ये जो चेंज का कॉन्सेप्ट है ये भी एंथ्रोपोलॉजी में बड़ा इंपॉर्टेंट समझा इसलिए जाता है कि ये जो चेंज है, प्रोग्रेस है माशरों में, कि एक सोसाइटी आज से 100 साल पहले क्या थी, 2 साल पहले क्या थी, और वो इवॉल्व होते होते अब क्या बन गई। उसमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे उस सोसाइटी के अंदर। स्ट्रक्चरल से मेरी मुराद ये है कि वो एक एग्रेरियन सोसाइटी थी, अब वो इंडस्ट्रियल बन गई, अब वो पोस्ट इंडस्ट्रियल में आ गई जिसमें और टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये जो स्ट्रक्चरल चेंजेस माशरे में आते हैं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जितने भी हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, उनको किस तरह इस्तेमाल किया जाएगा, उनके थ्रू रिसोर्सेज या गुड्स कैसे प्रोवाइड किए जाएंगे, बनाए जाएंगे। जब वो बना दिए जाते हैं तो उसके बाद उसको उनको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाएगा, ये जो सारे इकोनॉमिक डिसीजंस हैं या पॉलिटिकल डिसीजंस हैं, ये सब जैसे जैसे सोसाइटी का स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ये सब चीजें भी साथ साथ बदलती जाती हैं। तो एक मुआशरा पूरे का पूरा एक चेंज्ड, उस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद मुआशरा नजर आता है। तो इस चेंज को भी नेचुरली जब हम सोसाइटीज को पढ़ते हैं या कल्चर्स को पढ़ते हैं, और जाहिर बात है मैं बार बार एक बात कहता हूं कि इंसान का एक्सपीरियंस इसके साथ साथ तब्दील हो रहा होता है। द ह्यूमन एक्सपीरियंस इज ऑल्सो इवॉल्विंग। तो ये जो सोशल और कल्चरल चेंज है ये बड़ा अहम है। पहले तो इसको देखते हैं कि सोशल चेंज क्या, छोटा सा टॉपिक है तो हम बड़ी जल्दी इसको खत्म कर लेंगे। सोशल चेंज क्या और कल्चरल चेंज क्या। अगर तो आपकी सोसाइटी के अंदर कोई सोशल स्ट्रक्चर, जिस तरह मैंने अभी बात की, वो चेंज होता है, जैसे आपकी एज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाती है या आपकी एजुकेशनल लेवल्स चेंज होते हैं, बर्थ रेट चेंज होते हैं, तो ये सब चीजें आपका सोशल स्ट्रक्चर चेंज करने हैं। पाकिस्तान के अंदर आपको पता है, हम बार बार सुनते हैं कि 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज बिटवीन इज अंडर द एज ऑफ 30, 40% इज बिटवीन एजेस 16 to 30, एटसेट्रा एटसेट्रा। और वेस्ट के अंदर हम जानते हैं कि एजिंग पॉपुलेशन है, बहुत सारे लोग गवर्नमेंट की पेंशन के ऊपर रहते हैं हु आर अबव द एज ऑफ 60। तो एक लार्ज पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज ओल्ड पॉपुलेशन, इट्स एन एजिंग पॉपुलेशन। तो वो उस सोसाइटी का एक सोशल स्ट्रक्चर है। अब उसको अगर पिरामिड फॉर्म में देखें तो 60 अबव कितने लोग हैं, 60 से 40 to 50 कितने हैं, 50 to 60 कितने हैं। तो इसको हम एज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं कि किस एज ब्रैकेट में कितने लोग रहते हैं उस सोसाइटी के अंदर। तो वो एक उस सोसाइटी का एक सोशल स्ट्रक्चर है। फिर सोशल रिलेशनशिप्स क्या है, इसी तरह ही फॉर इंस्टेंस किस एज ब्रैकेट के अंदर कितने लोग कितने एजुकेटेड हैं, आपकी यंग एज कितनी एजुकेटेड है, जो पुराने लोग थे वो कितने एजुकेटेड हैं, आपकी सोसाइटी के अंदर कितने % लोग के पास पीएचडी डिग्री है, कितने के पास मास्टर्स डिग्री है। तो यहाँ पे एवरेज एजुकेशन लेवल का मैंने यहाँ पे वर्ड इसलिए इंक्लूड किया। तो ये सारी डेथ रेट्स क्या हैं, बर्थ रेट्स क्या हैं, वो डेथ रेट्स इंप्रूव हो रहे हैं, बर्थ रेट्स इंप्रूव हो रहे हैं। ये जितने आपको सोशल किस्म के इंडिकेटर्स हैं ना, हेल्थ के, एजुकेशन के, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब आपको सोसाइटी के अंदर बेसिकली सोशल रिलेशनशिप्स या सोशल स्ट्रक्चर बताते हैं। तो ये जो सोशल स्ट्रक्चर है उसमें अगर चेंजेस आते जाएं, ज्यादा सोसाइटी एजुकेट हो गई, बर्थ रेट्स कम हो गए, डेथ रेट्स कम हो गए, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये जो सोशल चेंजेस आ रहे हैं इसको हम, ये जो सोशल स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहे हैं इसको हम कंसेप्चुलाइज करते हैं एज द सोशल चेंज। और दूसरी तरफ है आपका कल्चरल चेंज। तो ये बड़ी सादा बात है ना, सोशल के लिए हम हमेशा हेल्थ और एजुकेशन को कंसेप्चुलाइज करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे बर्थ रेट, डेथ रेट भी लिखा विच इज अ हेल्थ वेरिएबल, और एजुकेशन भी लिखा विच इज ऑफ कोर्स एवरेज एजुकेशन लेवल, विच इज एजुकेशन वेरिएबल। तो अगर सिर्फ आप इन दोनों को भी कंसेप्चुलाइज करें तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर हेल्थ में कोई चेंजेस आ रहे हैं सोसाइटी के अंदर मैसिवली, या एजुकेशन में चेंजेस आ रहे हैं, तो उसको आप इमेजिन कर लें एज सोशल चेंज। और एक कल्चरल चेंज है, जैसे कि आप म्यूजिक कैसा सुनते हैं, आप जुबान क्या बोलते हैं, आपने आपके कल्चरल जो प्रैक्टिसेस हैं, ट्रेडिशंस हैं, रिचुअल्स हैं, नॉर्म्स हैं, वो कैसे चेंज होते हैं। ओके, अच्छा, जो टर्म है यहां लिखा है, टर्म मैंने लिखा कैरीज अ वैल्यू जजमेंट। प्रोग्रेस मीन्स अ चेंज इन अ डिजायरेबल डायरेक्शन। अब प्रोग्रेस का मतलब यह कि बेहतरी आ रही, पर उसके ऊपर बहुत ज्यादा वैल्यू जजमेंट, इसलिए कि एक डिसएग्रीमेंट है कि यार आपको लगता होगा शायद किसी लोगों की निगाह में, इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव टर्म, कि कुछ लोगों की निगाह में वो बेहतरी होगी, कुछ लोगों की निगाह में जो प्रीवियस स्टेट थी जहां से आप प्रोग्रेस आपके जहन में आप कर रहे हैं, शायद कुछ लोगों के लिए वो प्रीवियस स्टेट ज्यादा बेहतर हो। तो चूंकि इसमें एक वैल्यू जजमेंट है कि आप ये कहना चाह रहे हो कि जो करंट स्टेट है इट इज अ प्रोग्रेस ओवर द प्रीवियस स्टेट ऑफ अफेयर्स,
और वो प्रीवियस स्टेट से ज्यादा उसकी वैल्यू है या वो उससे ज्यादा बेहतर है और हम डिजायरेबल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसके ऊपर चूंकि डिसएग्रीमेंट्स हैं तो यहां पे ये बात कहने की कोशिश की कि एंथ्रोपोलॉजी के अंदर प्रोग्रेस की बजाय चेंज का वर्ड ज्यादा प्रेफर किया जाता है सोशल साइंटिस्ट की तरफ से, क्योंकि उसके अंदर प्रोग्रेस के अंदर जैसे मैंने कहा कि एक वैल्यू जजमेंट है कि जो करंट स्टेट है वो बेहतर है प्रीवियस स्टेट से, जिसपे कुछ लोगों के लिए प्रीवियस स्टेट बेहतर हो सकती है। इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव आइडिया। जो सोशल चेंज है हम उसके ऊपर पर्टिकुलरली फोकस करते हैं। कल्चरल चेंज यानी जो लैंग्वेज वगैरह वगैरह, उसके ऊपर हम अभी म्यूजिक, लैंग्वेज, आप बोलते क्या हो, उस कल्चर के अंदर क्या क्या हिस्सा है, ऑफ कोर्स वो भी इट्स सब्जेक्ट टू कांस्टेंट चेंज। जैसे हम अगर अंग्रेजी जुबान की बात करते हैं तो वेस्ट में अगर आप किताबें पढ़ें, म्यूजिक देखें, तो हम कहते हैं यार ये बड़ी एंशियंट अंग्रेजी लिखी हुई है। जैसे आपको प्लेटो की रिपब्लिक फॉर इंस्टेंस अगर आप पढ़ें या मैकियावेली की द प्रिंस पढ़ें तो उसमें एक बहुत ज्यादा एंशियंट अंग्रेजी आपको मिलेगी। तो वो जो लैंग्वेज है उसी कल्चर के अंदर इट वॉज सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट चेंज। और अब जो आपको मॉडर्न लैंग्वेज न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर या द इकोनॉमिस्ट में या फॉरेन अफेयर्स में जो मॉडर्न अमेरिकन इंग्लिश है वो आपको नजर आती है, तो वो लैंग्वेज was which is of course a critical part of culture, language itself, वो आपको नजर आता है कि it's subjected to consistent change और change होते होते अब वो एक evolved stage पे आ गई। लेकिन अगेन वही बात है कि अगर हम ये कहें कि लैंग्वेज ने प्रोग्रेस कर लिया है और ये जो कल्चरल चेंज हुआ है ये प्रोग्रेस की तरफ हुआ है, इट्स इन द डिजायर्ड डायरेक्शन, तो वो एक वैल्यू जजमेंट है। क्योंकि बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं वो जुबान ज्यादा बेहतर थी या उस जुबान में ज्यादा अच्छा एक्सप्रेस किया जाता था। तो आप ये नहीं कह सकते कि प्रोग्रेस है, बेहतर ये है कहना कि चेंज हो गई है। ठीक, तो ये तो है कल्चरल चेंज। और जो सोशल चेंज जिसको हमने डिस्कस किया था ना अभी, हेल्थ, एजुकेशन वगैरह वगैरह, उसके ऊपर हम फोकस करते हैं। एक तो है एवोल्यूशनरी थ्योरी। एवोल्यूशनरी थ्योरी ये कहती है कि एक ही पैटर्न है एवोल्यूशन का स्टार्ट से एंड तक और सारी सोसाइटीज उसी पैटर्न से गुजर के इवॉल्व करती है। तो इसको हम सोशल डार्विनिज्म के नाम से हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा, और उसने कहा कि जो सेवेजरी थी सोसाइटीज में, यही जो हंटर गैदरर्स को हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया, हु वर सैवेज पीपल, उससे लेके अब मॉडर्न सिविलाइजेशन तक आए हैं, तो हमने इवॉल्व किया है, सोसाइटीज ने इवॉल्व किया है। तो जिस तरह डार्विन ने एवोल्यूशनरी थ्योरी दी थी उसी को हमने एक सोशल कॉन्टेक्स्ट में सोशल डार्विनिज्म कहना शुरू कर दिया। तो वो उसने कहा कि ये यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि प्रिमिटिव हंटिंग टू मॉडर्न इंडस्ट्रियलिज्म की तरफ जो सोसाइटीज ने इवॉल्व किया है उसका एक सर्टेन पैटर्न है, और सब सोसाइटीज इसी सिमिलर सीक्वेंस के थ्रू या इन्हीं स्टेजेस के थ्रू गुजर के डेवलप होती हैं, राइट। तो इसको हम कहते हैं एवोल्यूशनरी थ्योरी के सिमिलर पैटर्न है और सब सोसाइटीज इसी सिमिलर पैटर्न से गुजर के प्रिमिटिव हंटिंग से मॉडर्न इंडस्ट्रियलिज्म की तरफ जो भी सोसाइटीज का प्रोग्रेशन हुआ है वो इसी पैटर्न के ऊपर होगा, जो ये जो एवोल्यूशनरी पैटर्न है। और सिक्लिक थ्योरीज ये कहती हैं कि नहीं, सोसाइटी साइकिल में मूव करती हैं और एक किसी फाइनल स्टेज पे कोई एंड नहीं करती कि ये परफेक्ट हो गई है सोसाइटी। वो एक स्टेज पे पहुंचती हैं, वहां से उनको लगता है कि वी गॉन बैक टू स्क्वायर वन, और वहां से वो फिर स्टार्ट हो जाता है। तो इट्स नॉट लाइक अ लिनियर प्रोसेस जो आप इवॉल्व करते आ रहे हो। इट्स नॉट लाइक अ स्ट्रेट लाइन कि ये आपका स्टार्ट है और ये इवॉल्व करते गए और ये आप एंड पे पहुंच गए। ये लोग ये कहते हैं कि इट्स लाइक अ सिक्लिकल प्रोसेस, कि आपने यहां से स्टार्ट किया था, आप यहां पे पहुंचे और आपको एंड पे लगा कि सोसाइटी के अंदर बहुत सारी चीजें अभी ऐसी नजर आनी शुरू हो गई हैं कि वीव गॉन बैक टू टू द प्रिमिटिव एरा, और वहां से फिर आप दोबारा एक स्टार्ट लेते हो और सोसाइटीज फिर इन्हीं साइकिल्स में कंसिस्टेंटली घूमती जाती हैं। स्पेंगलर ने टॉक्ड अबाउट सक्सेसिव स्टेजेस ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन। तो उसने यही कहा कि सिविलाइजेशन ग्रो करती हैं, उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज करती हैं और उसके बाद फिर वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, डिसइंटीग्रेट होती हैं और उससे उनका फिर डिक्लाइन भी होता है और वो फिर दोबारा स्क्रैच से दोबारा डेवलप होती है। सो दे कीप बेसिकली मूविंग इन साइकिल्स। अच्छा, एक फंक्शनल थ्योरी ऑफ चेंज है, यानी चेंज को जो थ्योरीज एक्सप्लेन करती हैं कि चेंज की नेचर क्या है। अब पहले तो हमने डिस्कस किया कि थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज क्या हैं, और उसके साथ साथ दो और थ्योरीज हैं जो कि एक फंक्शनल थ्योरी और एक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है। अब वो जो दोनों थ्योरीज हैं वो ये बताती हैं कि चेंज की नौयत क्या है। एक ये कहती है कि उसकी नौयत है कि वो सिक्लिकल होता है बाय नेचर, एक ये कहती है कि नहीं वो एवोल्यूशनरी होता है।
ये जो दो थेरीज हैं चेंज की, बेसिकली इनके थ्रू आप सोसाइटी को की इमेजिनेशन कर रहे हो कि सोसाइटी क्या है चेंज के नजरिए से। तो जो फंक्शनल है वो कहती है कि सोसाइटी रिलेटिवली स्टेबल है और सोसाइटी का हर हिस्सा उसके सर्वाइवल में या उस स्टेबिलिटी के लिए कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन दे रहा होता है। और सोसाइटी इंटीग्रेटेड होती है, लोग इकट्ठे होते हैं, हर हिस्सा सोसाइटी का उस सर्वाइवल की तरफ कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन देता है, जैसे पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। लोग, पीपल, everybody is contributing to the survival of the society। इसको फंक्शनल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें हम ये कह रहे हैं, जब कहते हैं ना ईच पार्ट ऑफ द सोसाइटी कंट्रीब्यूट्स टू इट्स सर्वाइवल, तो इस बात का मतलब ये है कि हर पार्ट का एक फंक्शन है जो कि वो परफॉर्म कर रहा है, और जब वो फंक्शन परफॉर्म करता है तो उससे सोसाइटी इंटीग्रेट भी हो जाती है और स्टेबल भी हो जाती है। तो ये दोनों एंड्स हैं, एंड्स, दीज आर टू एंड्स, and this guy, the functions that each part of the society is performing is like a means to these two ends। और दो ends क्या है? That the society is integrated and that it is stable। जो conflict की theory of change है वो ये कहती है कि नहीं, सोसाइटी कोई स्टेबल नहीं है, सोसाइटी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, कंसिस्टेंट अंडरगो कर रही है चेंज, और हर पार्ट ऑफ द सोसाइटी उसके सर्वाइवल के लिए कंट्रीब्यूट नहीं करती, चेंज की तरफ कंट्रीब्यूट करती है। हर पार्ट ऑफ द सोसाइटी जो भी करता है उसकी वजह से, चूंकि पीपल आर रेगुलरली एट कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, तो उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कंसिस्टेंटली सोसाइटी चेंज हो रही है। अब वो कोई इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट है, कोई पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है, उसकी वजह से कंसिस्टेंटली सोसाइटी चेंज होती है। टीएलपी सड़कों पे आ जाती है, वो चाहती है कि आप सोसाइटी में ये चेंजेस लाएं, गवर्नमेंट के साथ उनका एक कॉन्फ्लिक्ट है। तो ये लोग जो कॉन्फ्लिक्ट थेरिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि कोई सिस्टम्स ऑफ ऑपरेशन है, मार्जिनलाइजेशन है, और लोग उनके अगेंस्ट खड़े होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। कंप्लीट लेक्चर नियर पियर की ऐप जो प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट www.nearpeer.org के ऊपर आप देख सकते हैं। YouTube के ऊपर सारे के सारे लेक्चर जो है वो स्कैटर्ड होते हैं, कोई कहाँ पढ़ा है कोई कहाँ पढ़ा है, तो एक फ्लो नहीं बन पाता पढ़ाई का। लेकिन वेबसाइट के ऊपर ऐसा हरगिज़ नहीं है। तमाम के तमाम लेक्चर टीचर्स ने एक फ्लो के साथ एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में डाले हुए हैं, और ना सिर्फ लेक्चर्स हैं बल्कि साथ में क्विजेस भी हैं, टेस्ट बैंक भी है, स्केड्यूल भी है प्रॉपर, जिसको आप फॉलो करके अपनी तैयारी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। एआई बॉट है जिससे आप कोई भी सवाल करें तो 30 सेकंड के अंदर अंदर आपको जवाब मिल जाता है। 24/7 टीचर का एक्सेस है, लाइव सेशंस का पूरा स्केड्यूल है, तमाम वो चीजें जो आपकी तैयारी को पक्की बनाने में आपकी हेल्प कर सकता है। अगर आपका कोई भी सवाल, कोई भी क्वेरी, कोई भी कंफ्यूजन है तो फील फ्री टू ड्रॉप अस अ व्हाट्सएप ऑन द गिवन नंबर। हमारे काउंसलर्स हर वक्त इंतजार में बैठे होते हैं कि वो किस तरह से आपकी बेहतरीन तरीके से मदद कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।